बहन, हमने पिछली वीडियो के अंदर मूलभूत कर्तव्य और मूलभूत अधिकारों के बारे में पढ़ा था कि संविधान में हमारे कौन से मूलभूत अधिकार दे रखे हैं और कर्तव्य जो हमारे देश के प्रति है, उसकी सद्भावना, सुरक्षा, शांति के लिए हमारे क्या कर्तव्य। आज हम पढ़ते हैं राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। मार्गदर्शक मतलब जो नीतियाँ बनती है उसको कैसे बनाना है उसको बताने वाले सिद्धांत। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का समावेश संविधान के कौन से भाग में हुआ है? चौथे भाग में हुआ है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य वर्तमान तथा भविष्य में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग नीति विषयक क्षेत्रों में किन किन नीतियों का निर्माण करना है, इस संदर्भ में मार्गदर्शक करता है। ये सिद्धांत मार्गदर्शक सिद्धांत होने के कारण क्यों? क्योंकि ये बताते हैं कि आपको कैसे कार्य करना है। के कारण इन सिद्धांतों को अमल के लिए हम राज्य सरकार को तो बाध्य नहीं कर सकते, परंतु नीतियों के निर्माण के लिए इन सरकारों को केंद्र में रखकर नीतियों का निर्माण करना और उसको अमल कराने का कर्तव्य किसका है? नैतिक कर्तव्य राज्य का। इस सिद्धांतों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक ऐसी समाज की रचना करना है जिसमें सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्राप्त हो। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इसका क्या उद्देश्य है? ऐसे समाज की रचना करना जिसमें सभी नागरिकों को क्या क्या मिले, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे उनको समाज में हो, या आर्थिक रूप से उनको न्याय मिले। ठीक है। और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि देश के शासन में यह अधिकार क्या है? हमारा आधारभूत सिद्धांत है। तो हम पढ़ते हैं मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में। तो पहला आपका मार्गदर्शक सिद्धांत है आर्थिक नीतियों के संदर्भ में। आर्थिक मतलब जो आर्थिक रूप से है, तो उसमें पहला है सभी नागरिकों के महत्तम कल्याण का उद्देश्य पूर्ण। सभी का महत्तम, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उनका कल्याण हो, ऐसा उद्देश्य बनाना। इस प्रकार के समाज में भौतिक संसाधनों को मालिकाना तथा नियंत्रण का विभाजन करना। मतलब जो समाज में जो भौतिक संसाधन है जिनको हम उपयोग में लेते हैं उसके अंदर मालिकाना और किसका नियंत्रण हो उसका विभाजन करना। संपत्ति, कौन सी संपत्ति? सार्वजनिक संपत्ति और उत्पादन, जो उत्पादन करते हैं के साधनों का किसी एक समूह वर्ग में केंद्रीकरण ना हो। राज्य सरकार द्वारा ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। क्या बोल रहे हैं कि सार्वजनिक संपत्ति या उत्पादन हो, किसी एक समूह वर्ग, अमीर है, गरीब है, मध्यम वर्ग है, किसी एक का ना होकर सभी का होना चाहिए। पुरुषों और स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन प्राप्त हो, ऐसा राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिए कि भाई चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, उनको समान वेतन समान काम के लिए मिलना चाहिए। कार्यस्थल पर सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, ऐसी मानवीय परिस्थिति का निर्माण करना। जहाँ जो व्यक्ति काम कर रहा है, कार्यस्थल मतलब जहाँ वो काम कर रहा है, कर्मचारी कौन? जो काम करने वाला है, उसके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना किसका उत्तरदायित्व है? कार्यस्थल वाले का। स्त्री पुरुषों तथा कम आयु वाले बालकों का आर्थिक मजबूरी के कारण स्वास्थ्य बिगड़े ऐसे काम धंधे या बिन आरोग्यप्रद स्थलों पर तथा जोखिमपूर्ण कार्य न करना पड़े। अब ये क्या बोल रहे? किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और छोटे बच्चों से काम करवाना नहीं चाहिए। जहाँ उनकी स्वास्थ्य को हानि पहुंचे या उनकी जान को खतरा हो वहाँ उनको काम पर नहीं रखना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों में संचालन प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए राज्य प्रयास करेगा। अब औद्योगिक इकाइयों का जो संचालन कर रहे हैं उसके अंदर जो कर्मचारी है उनकी भागीदारी के लिए कौन प्रयास करेगा? राज्य सरकार प्रयास करेगा। फिर आपका आता है आर्थिक समस्याओं के कारण किसी बालक का शोषण ना हो। आर्थिक समस्या मतलब वो गरीब हो या है ना उसके घर में कोई कमाने वाला ना हो, तो ऐसा करके उसके बालक का शोषण ना करना चाहिए। वह स्वस्थ तथा स्वतंत्र रूप से गौरवपूर्ण स्थिति में स्वस्थ विकास कर सके, इसके लिए आवश्यक अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाए। अब ये सारे कौन कर रहा है? राज्य सरकार करती है आर्थिक स्तर पर कि भाई उस बच्चे को पढ़ना है, लिखना, उस सारे का प्रयास किसको करना चाहिए? राज्य सरकार को। और उसका शोषण ना हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियों को प्रसूति के समय आवश्यक अवकाश तथा सुविधाएं पूरी की जाए। जो स्त्रियां काम कर रही है, जो एक कर्मचारी के रूप में काम कर रही है, जब वह माँ बनने वाली हो उस समय उनको उचित अवकाश देना चाहिए और वो सारी सुविधाएं उनको देनी चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा कानून, बोनस धारा, प्रसूति अवकाश धारा, ग्रेच्युटी धारा आदि कानून मानवीय आधार पर प्राप्त हो। ये सारे क्या है? हमारे मानवीय आधार, ये सब हमको मिलने चाहिए। इस आश्रय से इन सिद्धांतों का निर्माण किया गया, इसीलिए इन सिद्धांतों का निर्माण किया गया। कृषि तथा पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक स्तर पर विकास हो। अब ये क्या बोल रहे? कृषि और पशुपालन, कृषि जो खेती से संबंधित है, पशुपालन उनमें आधुनिक जो अभी वर्तमान में वो, और वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड राज्य ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करे। गाय, बछड़ों, अन्य दुधारू प्राणी, भारवाहक प्राणी जैसे बैल, घोड़े, गधे आदि के कत्ल को रोकने का प्रयास कीजिए। इन सभी को मारने पर रोक लगानी चाहिए।
राज्य में सबको समान न्याय प्राप्त हो। आर्थिक या असमर्थता के कारण किसी भी जरूरतमंद नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर का इनकार नहीं किया जाए तथा उसे मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त हो सके, ऐसी राज्य सरकार को व्यवस्था करे और कानून का निर्माण करे। ऐसे कानून का निर्माण करे जिससे क्या हो, सबको समान न्याय प्राप्त हो, चाहे वो आर्थिक रूप हो या असमर्थता हो, सभी को कैसा मिले, एक समान न्याय प्राप्त हो। तो आपको समझ में आया आर्थिक सिद्धांत कौन कौन से थे। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक नीतियों के सिद्धांत। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, वंचित समूहों जैसे समाज के वर्गों, कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों के विकास के लिए राज्यों को सावधानीपूर्वक विशेष प्रयास करने होंगे, जिससे उनको सामाजिक अन्याय तथा शोषण के विरुद्ध उनकी सुरक्षा। आप देखते हो ना कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग होते हैं या वंचित समूह के लोग होते हैं, उसको हम बोलते हैं ना, उनको उनके आर्थिक हित बहुत कमज़ोर होता है ना, उनको शिक्षा नहीं मिलती, उसके लिए राज्य सरकार को प्रयत्न करने चाहिए ताकि उनका क्या हो, सामाजिक अन्याय ना, उनको भी न्याय मिले और उनका शोषण ना हो। भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए समान दीवानी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण तथा न्याय व्यवस्था का संचालन राज्य इस प्रकार से करे कि सबको न्याय प्राप्त हो। ये क्या बोल रहे, भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए दीवानी कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। विवाह, तलाक, भरण पोषण, दत्तक कानून, वसीयत आदि में एक समान दीवानी कानून का निर्माण करके सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार आवश्यक कदम उठाए। अब ये क्या बोल रहे, दीवानी कानून किस किस में बनाए, एक तो विवाह में, मतलब सभी को विवाह किसी से करने की अनुमति मिले। तलाक है, उसका तलाक के बाद भरण पोषण कैसा हो, इन सभी में दीवानी कानून को लागू करना चाहिए। राज्य में सभी नागरिकों को काम करने का अधिकार प्राप्त हो। अब क्या बोल रहे हो, और क्या हो कि राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य में जो भी लोग रह रहे हैं उनको समान अधिकार है काम करने का, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। वृद्धावस्था, बीमारी, अशुभ प्रसंग आदि में सरकारी सहायता प्राप्त हो, इसके लिए सरकार विशेष प्रावधान करे। तो ये हमारे कौन से थे, समाज। हमारा है राजकीय तथा विदेश नीति विषय सिद्धांत। ग्राम पंचायत, आपने देखा है गांव में पंचायत होती है, की स्थापना करना किसका काम है, राज्य सरकार का, और वे स्वराज की एक इकाई के रूप में कार्य कर सके, इसलिए इन्हें आवश्यक सत्ता का अधिकार और आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। किसको, ग्राम पंचायत को। राज्य सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग तथा स्वतंत्र रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए, जिससे न्यायाधीश निष्पक्ष, निडर तथा निर्भीक रूप से न्याय कर सके। अब ये क्या बोल रहे, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करना चाहिए ताकि जो ये न्यायपालिका है उसके जो न्यायाधीश वो निष्पक्ष, किसी का पक्ष ना ले, निडर होकर, किसी से डरे बिना और निर्भीक होकर क्या करे, न्याय कर सके। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए विश्व के देशों के बीच न्यायपूर्ण तथा गौरवपूर्ण संबंधों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संधियों के प्रति आदर में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों, प्रश्नों का शांतिमय नीति से निवारण लाने का राज्य प्रयत्न करे, उससे प्रोत्साहन दे। अब ये क्या बोल रहे, अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब जो युद्ध होते हैं उससे शांति, जैसा अभी आप देख रहे हो ना चीन और भारत के बीच में चल रहा है, तो भारत यही चाहता है कि युद्ध ना हो और शांति हो जाए। हमारी सुरक्षा उन्नति के लिए विश्व के बीच न्यायपूर्ण गौरवपूर्ण संबंध बनाने के लिए क्या करते हैं, इन सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। अब आता है शैक्षणिक और सांस्कृतिक नीति संबंधी सिद्धांत। शैक्षणिक मतलब शिक्षा से संबंधित, सांस्कृतिक मतलब जो हमारे रीति रिवाज है वो। 14 वर्ष की उम्र के सभी बालकों को संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त है। आपने देखा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त मतलब फीस वीस कुछ नहीं, और अनिवार्य मतलब कंपलसरी है उनके लिए। इसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, प्रयत्न कर रही है। जो अब 2009 से मूलभूत अधिकार बन गया, हमारा मूलभूत अधिकार बना। हमने अधिकार के अंदर देखा था शैक्षणिक अधिकार। राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए गए सभी कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारक, अब ये बोल रहे सांस्कृतिक मतलब जो विरासत हमको संस्कृति की मिली, उसके अंदर स्मारक आते हैं, स्थल आते हैं, कलाकृतियाँ आती, इमारतें हैं, बहुत सारी इमारतें हैं जो हम देखने जाते हैं, बहुत से महल है, बहुत से किले हैं, के परिवर्तन, लूटपाट, नुकसान, स्थानांतरण तथा उनको नुकसान को रोके। उन सभी जहाँ पर ऐतिहासिक स्थल है उनको जो नुकसान पहुँचा रहा है उसको रोकना चाहिए, उनकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। इस तरह इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह देखना है कि राष्ट्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की सही तरीके से सुरक्षा। कौन सी, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, जो हमारी संस्कृति और जो इतिहास जिससे हमारा इतिहास जुड़ा है वो सारी जगहों की सुरक्षा करना किसका कर्तव्य है, राज्य सरकार का कर्तव्य है।
फिर आपका है स्वास्थ्य विषयक नीति से संबंधित सिद्धांत। स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड। लोगों के स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर में सुधार हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करे तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सेवाओं में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाना, ये राज्य का मौलिक कर्तव्य है। क्या बोल रहे हैं अब, क्या है राज्य का दूसरा मौलिक कर्तव्य, क्या है कि लोगों के स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर में क्या करे, सुधार करे, उनको अच्छे से अच्छा खाना दे। इसके लिए राज्य क्या करे, प्रयत्न करे, क्या करे, प्रयत्न करे तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सेवाओं में वृद्धि करे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा है ना स्वास्थ्य केंद्रों को जितनी ज़्यादा हो कैंप लगा के उनको सुविधाएं देनी चाहिए। किसका मौलिक कर्तव्य है, हमारे राज्य सरकार का। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थ, शराब, मादक द्रव्य आदि पर राज्य क्या करे, प्रतिबंध लगाए। जितने भी हानिकारक नशीले पदार्थ है जैसे अफीम है, गांजा है, उन सभी को क्या करे, उस पर प्रतिबंध लगाए। औषधीय उपयोग के अलावा मादक पेय, ड्रग्स तथा अन्य नशीले पदार्थों का प्रतिबंध लगाए। किसका, खाली औषधीय उपयोग के लिए जो मादक पदार्थ पेय है उनको खाली किस में यूज़ करना चाहिए, जो दवाइयाँ बनती है उसमें। देश में पर्यावरण प्रदूषण कम कर उसकी सुरक्षा तथा उसमें सुधार। अब पर्यावरण प्रदूषण को भी क्या करना है, कम करना है। क्यों, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर डालते हैं। इसके लिए राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिए। देश में आए हुए जंगलों तथा वनस्पतियों की रक्षा के लिए भी राज्य सरकार को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए कि जंगलों की भी अच्छे से व्यवस्था और वनस्पतियों को भी कोई काटे नहीं। कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्राप्त हो। जैसे मैंने आपको आर्थिक में बताया कि कर्मचारी जिस जगह काम कर रहे वहाँ पर उनके लिए है ना बीमा होना चाहिए, या उनको कुछ ऐसा अगर बीमार है तो कुछ पैसे देने चाहिए, ये सब की प्रावधान करना चाहिए। निवृत्ति के समय सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, इसके लिए राज्य सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। निवृत्ति मतलब उसके बाद पेंशन योजना या कुछ लागू करनी चाहिए। उनकी मानसिक शांति के लिए उन्हें मनोरंजन की सुविधा प्राप्त हो, ऐसे प्रयत्न किसको करने चाहिए, राज्य सरकार को। इस तरह राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत का उपयोग ऐसी समाज व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें जितना संभव हो सके उतनी सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, केंद्रीकरण ना हो, विकेंद्रीकरण हो, सबका समान भाग हो। धर्म या जाति के भेदभाव के बिना समाज की रचना करना, समतामूलक, शोषण मुक्त तथा कल्याणकारी समाज की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की स्थापना करना इन सिद्धांतों का क्या है, मुख्य उद्देश्य। कि ऐसे समाज की रचना जहाँ पर धर्म जाति का कोई भेदभाव ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का, उसको समान अवसर मिलना चाहिए। इस तरह देश में सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सामाजिक सुरक्षा के द्वारा समाज में कमजोर वर्गों के विकास के लिए राज्य विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगा, ऐसी अपेक्षा की गई। जैसे आप देखते हो ना अभी जो समाज में कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए बहुत सी नीतियाँ लागू की गई है, उनको बहुत सा ऐसा दिया जाता है, ऐसी योजनाएं कल्याणकारी जो उनके लिए कल्याणकारी हो, जैसे उनको भोजन प्रदान करना, मुफ्त में सिलेंडर देना, बिजली देना, ये सब। लोकतंत्र का राजनीतिक क्षेत्र के अलावा सामाजिक और तथा आर्थिक क्षेत्र का विकास हो, विस्तार हो, शोषण व अन्याय मुक्त ऐसी समतामूलक न्याय समाज व्यवस्था का स्वप्न साकार करने की जवाबदारी राज्य सरकार को सौंपी गई। अब देखो राज्य सरकार को कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कौन सी जिम्मेदारी, कि एक ऐसे लोकतंत्र का निर्माण हो जहाँ चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्रों में हो, समाज के क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में हो, सबको एक समतामूलक न्याय समाज व्यवस्था मिले जहाँ पर न्याय हो, सभी के लिए समान। मूलभूत अधिकार राज्य की सत्ता को सीमित करता है, जबकि राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य की सत्ता का विस्तार करता है। ये क्या बोल रहा है, जो मूलभूत अधिकार थे वो तो राज्य की सत्ता जहाँ तक सीमित है वो सीमित रहेगी, लेकिन जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उनकी सत्ता का विस्तार करता है। क्यों, क्योंकि आपने देखा इन सभी पांचों मूलभूत सिद्धांतों के अंदर जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके अंदर राज्य सरकार का कर्तव्य बहुत बड़ा है। मूलभूत अधिकार राजकीय लोकतंत्र की स्थापना करता है, जबकि मार्गदर्शक सिद्धांत उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ये राजकीय करता है और ये आर्थिक और सामाजिक, इसमें कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि राजकीय सत्ता नहीं होगी तो लोकतंत्र और सामाजिक नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आया कि कौन कौन से हमारे सिद्धांत थे वो कैसे कार्य करते हैं। थैंक यू।